नमस्कार। डिजिटल कक्ष में बीए द्वितीय वर्ष इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों का स्वागत है। विगत क्लास में हमने तुर्क सत्ता का राजपूत शासकों ने किस प्रकार विरोध किया, इसकी चर्चा की थी। राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों का राजपूत शासकों द्वारा जो प्रतिरोध किया गया, उसमें चित्तौड़ के संदर्भ में मुख्य रूप से आपके पाठ्यक्रम में रणथंभौर, चित्तौड़ और जालौर पर किस प्रकार तुर्क सत्ता को रोकने में संघर्ष हुआ, इसकी चर्चा की गई है। तो चित्तौड़ के संदर्भ में हमने पिछले 2 व्याख्यानों में जयद्रथ सिंह तक के तुर्क प्रतिरोध को पढ़ा और विश्लेषण किया है। चित्तौड़ के संदर्भ में चित्तौड़ में जयद्रथ सिंह के शासनकाल में तुर्क आक्रमण का जो शुरुआत हुई, उसका चीरवा और आबू के शिलालेख में वर्णन मिलता है। जयद्रथ सिंह को 1248 ईस्वी में सुल्तान नासरुद्दीन महमूद की सेना का सामना करना पड़ा, मगर राणा तुर्कों से अपने राज बचाने में सफल रहा। 1253-54 में राणा तेज सिंह ने बलवन के नेतृत्व में आई तुर्क सेना को पीछे धकेलने में सफलता प्राप्त की। तेज सिंह का उत्तराधिकारी समर सिंह था। उसने 1299 ईस्वी में गुजरात जाने वाली तुर्क सेना को अपने राज्य से निकालने का मार्ग देकर मेवाड़ को तुर्की आक्रमण से बचाए रखा। हम समर सिंह के उत्तराधिकारी रतन सिंह 1302 ईस्वी में चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा। 1 वर्ष बाद ही 1303 ईस्वी में उसे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हम इन सब घटनाओं की चर्चा पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं। फिलहाल राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के संबंधों को लेकर के पद्मिनी की कथा का उल्लेख आता है और ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया, उसके विभिन्न कारणों में पद्मिनी को प्राप्त करने की उसकी लालसा एक कारण बताई जाती है। जहाँ तक पद्मिनी कथा की ऐतिहासिकता का प्रश्न है, इस पर इतिहासकारों का अपना मत है। अलाउद्दीन के आक्रमण के राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक कारण के साथ पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा का जो व्यक्तिगत कारण है, वो भी एक उल्लेखनीय है। यह आवश्यक है कि हम पद्मिनी की कथा तथा उससे संबंधित व्यक्ति रतन सिंह, राघव चेतन, गोरा, बादल आदि व्यक्तियों की ऐतिहासिकता का भी विश्लेषण कर लें और देखें कि इन व्यक्तियों के अस्तित्व में कोई सत्य है, कोई ऐतिहासिक बोध है। इस कथा का जो अस्तित्व मुख्य रूप से मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत नामक हिंदी काव्य प्रबंध से प्रारंभ होना माना गया है। इस ग्रंथ की रचना जायसी ने शेर शाह सूरी के समय 1540 ईस्वी में की थी। पद्मिनी की कथा का पूरा वर्णन जायसी के पद्मावत से हमें प्राप्त होता है, जिसकी कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पद्मिनी सिंघल द्वीप के गंधर्वसेन नामक राजा की पुत्री थी। उसके पास हीरामन नामक एक प्रशिक्षित तोता था। वह एक दिन तोता पिंजड़े से खुला रह गया, दरवाज़ा और उड़ गया और एक ब्याद के हाथ पड़ा। शिकारी ने उसे ब्राह्मण को और ब्राह्मण ने उसे रतन सिंह को बेच दिया। जब तोते ने रतन सिंह से पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया तो वह उसके साथ विवाह करने के लिए व्यग्र उठा
और रतन सिंह योगी बनकर पद्मिनी की खोज करता हुआ सिंघल यानी लंका जा पहुंचा और वहां पद्मिनी को देखकर मुग्ध हो गया। जब सिंघल के राजा को योगी के रूप में उपस्थित रतन सिंह की असलियत का पता चला तो उसने अपनी पुत्री का विवाह रत्नसेन के साथ कर दिया। कई वर्षों बाद रत्नसेन जब चित्तौड़ आया तब उसकी सेना में एक राघव चेतन नामक ब्राह्मण, जो जादू टोने में कुशल था, आ रहा था। कुछ दिनों में राघव चेतन का भेद खुल गया तो उसे चित्तौड़ से निकलने की आज्ञा दी गई। चित्तौड़ से जाने की अवधि में संयोग से उसे पद्मिनी को देखा और मूर्छित हुआ। पद्मिनी चेतना आने पर वह वहाँ से दिल्ली पहुँचा। चित्तौड़ से निर्वासित राघव चेतन ने राणा का सर्वनाश करने की ठान ली। अवसर आने पर उसने पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन सुल्तान से किया, जिसे सुनकर अलाउद्दीन को पद्मिनी को प्राप्त करने और चित्तौड़ को जीतने की धुन सवार हो गई। जब वह दुर्ग के आक्रमण के लिए पहुंचा तो चारों ओर 8 वर्ष घेरा डालने पर भी उसे न जीत सका, तो उसने राणा से मेल बढ़ाया। जब दोनों में मेल हो गया तो दिल्ली लौटने से पूर्व उसने दुर्ग देखने की इच्छा प्रकट की। राणा ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसका दुर्ग में बड़ा आतिथ्य किया। इस अवसर पर उसे पद्मिनी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दिया। दुर्ग से लौटते समय उसको पद्मिनी को हथियाने की युक्ति सूझी। उसने विदाई देने के लिए आए हुए राणा को अपने खेमे में रोक लिया। जब राजपूतों ने उसे लौटा देने को कहा तो सुल्तान ने उसके एवज में पद्मिनी को मांगा। जब यह संवाद पद्मिनी के पास पहुंचा तो उसने अपने सामंतों से मंत्रणा की। उन्होंने राणा को छल से छुड़ाने का उपाय ढूंढ निकाला। 1600 डोलियों में पद्मिनी की सहेलियों के वेश में राजपूत सैनिक बिठाए गए और उन्हें सुल्तान के खेमे तक पहुंचाया गया। उनके पहुंचने पर अलाउद्दीन के पास ये सूचना भेजी कि पद्मिनी उसके खेमे में आ गई है। वह थोड़े समय अपने पद से मिलकर सुल्तान की सेवा में उपस्थित हो जाएगी। सुल्तान ने उसकी स्वीकृति दे दी। तुरंत राजपूत सैनिकों ने रतन सिंह को छुड़ाकर चित्तौड़ की ओर भेज दिया। जब सुल्तान को संपूर्ण छल का पता चला तो वह ससैन्य राजपूतों से लड़ा, जिसमें रत्नसेन लड़कर वीरगति को प्राप्त हुआ और पद्मिनी ने जौहर कर आत्मोत्सर्ग किया। इस संपूर्ण कार्य में गोरा बादल का शौर्य बड़ा प्रशंसनीय था। इस प्रकार चित्तौड़ बादशाह के हाथ आया पर वह पद्मिनी को न पा सका। यह जो कथा है इसके साथ कई अन्य कथांश भी मिले हुए हैं, जिसमें कथा की रोचकता बढ़ गई। पद्मावत बनने के लगभग 70 वर्ष बाद मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने अपनी पुस्तक तारीख़ फरिश्ता लिखी। पद्मिनी की कथा जो लोगों में प्रचलित थी उसमें कुछ हेर फेर के साथ अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के प्रसंग को जोड़ दिया। उसने पद्मिनी को रानी न कहकर राणा की पुत्री राजकुमारी बताया और उसे दिल्ली भेजने की बात लिख दी आदि। हाजी उद्वीर का पद्मिनी के वर्णन में रतन सिंह और पद्मिनी का नाम नहीं है, पर उसके बजाय गुणवती स्त्री का वर्णन है। इसी कथा को कुछ पाठांतर के साथ कर्नल टाड ने भाटों की पुस्तकों के आधार से लिखा। उसने रत्नसेन के स्थान पर भीम सिंह का संबंध पद्मिनी से जोड़ा। उसने लक्ष्मण सेन का बालक होना और भीम सिंह का रक्षक होना बताया है। टाड ने यह घटना लक्ष्मण सिंह के समय की बताई और भीम सिंह को लक्ष्मण सिंह का चाचा माना। पद्मिनी की कथा के संदर्भ में बहुत से इतिहासकारों ने इस कथा का खंडन किया और इसे पूर्णतः एक काल्पनिक कथा के रूप में विश्लेषित किया। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि इतिहास के अभाव में लोगों ने पद्मावत को ऐतिहासिक पुस्तक मान लिया, परंतु वास्तव में वह आजकल के ऐतिहासिक उपन्यासों की सी कविताबद्ध कथा, जिसका कलेवर इन ऐतिहासिक बातों पर रचा गया है कि रत्नसेन चित्तौड़ का राजा, पद्मिनी या पद्मावती उसकी रानी और अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान था जिसने रत्नसेन से लड़कर चित्तौड़ का किला छीना था। बहुधा अन्य सब बातें कथा को रोचक बनाने के लिए कल्पित खड़ी हुई की गई हैं,
क्योंकि रत्नसेन एक वर्ष भी राज्य करने नहीं पाया। ऐसी दशा में योगी बनकर उसका सिंघल द्वीप तक जाना और वहाँ की राजकुमारी को ब्याह लेना कैसे संभव हो सकता है। उसके समय सिंघल द्वीप का राजा गंधर्वसेन नहीं, किंतु राजा कीर्ति निशंक देव, पराक्रम बाहु चौथा या भुवनेक बाहु तीसरा होना चाहिए। सिंघल द्वीप में गंधर्वसेन नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ। अलाउद्दीन 8 वर्ष तक चित्तौड़ के लिए लड़ने के बाद निराश होकर दिल्ली को नहीं लौटा, किंतु अनुमानतः 6 महीने लड़कर उसने चित्तौड़ ले लिया और एक ही बार चित्तौड़ पर चढ़ा था, इसलिए दूसरी बार आने की कथा कल्पित ही है। डॉक्टर ओझा फरिश्ता द्वारा दी गई कथा को प्रमाणिक नहीं मानते। उनके विचार से प्रथम तो पद्मिनी के दिल्ली जाने की बात ही निर्मूल है। दूसरी बात यह भी है कि अलाउद्दीन जैसे प्रबल सुल्तान की राजधानी में कैद से भागा हुआ रत्न सिंह बच जाए तथा मुल्कों को उजाड़ता रहे और सुल्तान उसको सहन कर अपने पुत्र को चित्तौड़ खाली करने की आज्ञा दे दे, यह संभव प्रतीत होता है। कर्नल टाड के द्वारा दी गई पद्मिनी की कथा में भी डॉक्टर ओझा संदेह व्यक्त करते हैं। पद्मिनी का संबंध भीम सिंह से मिलाना, उसे लखमसरी के समय की घटना मान लेना, भीम सिंह का लखमसी का चाचा होना आदि बातें ठीक नहीं हैं, क्योंकि लखमसी मेवाड़ का राजा नहीं, सिसोदा का सामंत था और भीम सिंह लखमसी का चाचा नहीं किंतु दादा था। डॉक्टर लाल भी, किशोरी शरण लाल, इस कथा को काल्पनिक मानते हैं और लिखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की इस कथा ने, जिसमें प्रेम, कीड़ा, साहस और विषाद सुंदरता से संजोए गए हैं, शीघ्र ही जनसाधारण के मस्तिष्क में स्थान बना लिया। फारसी वृत्तांतकारों ने कल्पना और वास्तविकता के बीच कोई भेद करने की अधिक चिंता नहीं की और इसे सच्चा इतिहास मान लिया। परिणाम स्वरूप मलिक मोहम्मद जायसी के पश्चात पद्मिनी की घटना का उल्लेख अनेक ऐतिहासिक कृतियों में, फरिश्ता और हाजी-उद-दीर की कृतियों में भी किया गया है। जायसी के महाकाव्य में अनेक हास्यास्पद और अशुद्ध बातें स्पष्टता प्रदर्शित करती हैं कि यह एक ऐतिहासिक सत्य नहीं है। प्रथमतः रत्न सिंह के लिए, जिसने अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के समय तक केवल 1 वर्ष तक राज्य किया था, लंका जाना और वहां पद्मिनी की खोज में 12 वर्ष तक ठहरना संभव नहीं था। फरिश्ता, जिसने मलिक मोहम्मद जायसी के 70 वर्ष पश्चात लिखा, का कथन भी असंगतियों से भरा है। हाजी-उद-दीन का पद्मिनी का वर्णन भी भ्रमोत्पादक है। इस प्रकार फरिश्ता, हाजी-उद-दीर और अन्य उत्तरकालीन फारसी इतिहासकार और राजपूताना के चारण कुछ एक गौण अंतरों को छोड़कर एक दूसरे से मेल खाते हैं और प्रतीत होता है कि उन्होंने जायसी की पद्मावत से सामग्री ली है। अपनी पुस्तक के अंत में वह कहता है कि इस कथन में चित्तौड़ देह का, राजा रतन सिंह मस्तिष्क का, सिंघल द्वीप हृदय और पद्मिनी चातुर्य का और सुल्तान अलाउद्दीन माया का प्रतिरूप है। अर्थात इसमें जो दार्शनिक पुट देने का प्रयास किया गया, उस संदर्भ में मैं एक नई बात, सर्वथा नवीन बात कहना चाहूँगा कि उस काल में प्रतीक नाटक परंपरा साहित्य में प्रचलित थी। ये प्रतीक नाटक परंपरा के संदर्भ में जैसे एक प्रबोध चंद्रोदय नाटक है जो चंदेल काल में लिखा गया, जिसमें दया, क्षमा, करुणा इनको पात्र बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार से इस पद्मावत काव्य में भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि अपनी पुस्तक के अंत में जिस तरह चित्तौड़ देह का प्रतीक है, शरीर का, राजा रतन सिंह मस्तिष्क का और सिंघल द्वीप हृदय का और पद्मिनी चातुर्य का और सुल्तान अलाउद्दीन को माया का प्रतिरूप बताया गया है। जायसी की इस टीका से स्पष्ट है कि वह एक दृष्टांत कथा लिख रहा था, कोई सत्य ऐतिहासिक घटना नहीं। कहानी के परंपरागत वर्णन को ताक पर रखने के पश्चात नग्न सत्य यह है कि सुल्तान अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और 8 माह के विकट संघर्ष के पश्चात उसे अधिकृत कर लिया।
वीर राजपूत योद्धा आक्रांताओं से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते रहे और वीर राजपूत स्त्रियां जौहर की ज्वालाओं में समाधस्थ हो गईं। जो स्त्रियां समाधिस्थ हुईं उनमें संभवतः रतन सिंह की एक रानी भी थी जिसका नाम पद्मिनी था। इन तथ्यों के अतिरिक्त और सब कुछ एक साहित्यिक संरचना है और उसमें ऐतिहासिक समर्थन नहीं है। तो इस तरह से पद्मिनी की कथा है जो इतिहास में एक रतन सिंह ने किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी या तुर्क सत्ता का प्रतिरोध किया उस संदर्भ में आपको समझना है। डॉक्टर कालिका रंजन कानूनगो ने भी पद्मिनी के संबंध में अपने लेख में पद्मिनी तथा उससे संबंधित अधिकांश व्यक्तियों के अस्तित्व में संदेह प्रकट किया है और संपूर्ण वर्णन को एक कथानक मात्र माना है। इन्हीं विचारों को मान्यता देते हुए डॉक्टर बनारसी प्रसाद लिखते हैं कि कोई इतिहासकार जो मूल ग्रंथों को पढ़ता है वह इनमें 1303 ईस्वी में पद्मिनी कथा का उल्लेख प्राप्त करने में असमर्थता का अनुभव करता है। जहाँ तक पद्मिनी का संबंध है उसे काव्य शैली के अनुसार पद्मिनी संज्ञा की स्त्री मात्र मानना ठीक नहीं है। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का मत है कि किले में सुल्तान का जाना और खुसरो का हुदुद, सुलेमान और सेबा का उल्लेख करना पद्मिनी की कथा से संबंधित आख्यान का द्योतक है। इसके अतिरिक्त हमारे विचार से यह मानना कि पद्मिनी की कथा परंपरा जायसी की पद्मावत से आरंभ होती है वह सर्वथा भ्रम है। छिताई चरित में जो जायसी से कई वर्षों पूर्व लिखा गया था पद्मिनी तथा अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन है। हेमरतन के गोरा बादल चौपाई में तथा लब्दोदय के पद्मिनी चरित में इस कथा को स्वतंत्र रूप से लिखा गया है। फरिश्ता और अबुल फजल ने जिस कथा को छानबीन के साथ लिखा है उसको निरा काल्पनिक नहीं ठहराया जा सकता। यह कथा एक राजपूत प्रणाली के अनुरूप विशुद्ध तथा स्वस्थ परंपरा के रूप में चली आई है। उसे सहज में अस्वीकार करना ठीक नहीं। हो सकता है कि कई बातें पाठ भेद से तथा वर्णन शैली से विभिन्न रूप में प्रचलित रही हों, किंतु उनका आधार सत्य से हटकर नहीं ढूंढा जा सकता है। स्थापत्य इस बात का साक्षी है कि चित्तौड़ में पद्मिनी के महल हैं और पद्मिनी ताल है जो आज भी उस विस्तृत तथा विवादग्रस्त रानी की याद दिला रहे हैं। पद्मिनी के संबंध में दी गई सभी घटनाएं संभवतः सत्य की कटौती पर ठीक नहीं उतरती, किंतु पद्मिनी की विद्यमानता, आक्रमण के समय उसकी सूझबूझ और उसके द्वारा जौहर व्रत का नेतृत्व आदि घटनाओं का एक स्वतंत्र महत्व है। इस तरह से पद्मिनी की जो कथा है, रानी पद्मिनी की कथा, यह एक इतिहास के धरातल पर मजबूत संकेत देती है जिसमें मध्यकालीन राजस्थान की राजपुतानियों या रानियों का जो संघर्ष है और जो उनका तुर्क प्रतिरोध के प्रति जो भाव है वह प्रतिबिंबित होता है। आगे हम आपसे अन्य भाग में रतन सिंह, समर सिंह, तेज सिंह इनके भी संघर्ष की बात करेंगे। यदि पद्मिनी की कथा संदर्भ में आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, आपकी कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।